क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में मोल्स क्या होता है इसके बारे में स्टडी किया था। मोल्स ऑफ एटम्स, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टडी की थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रिलेटिव वेपर डेंसिटी। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी क्या होता है और उनके बेसिस पे करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विदाउट एनी डिले और देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। क्या लिखे हुआ है आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। क्या है क्वेश्चन यदि हम पढ़ते हैं तो, एग्जाम्पल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ इट। हमें बताना है कि 160 ग्राम NaOH के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है 1 मोल का मास कितना होगा NaOH के, मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH। इसका मतलब हमें क्या करना है, ठीक है, हमें मोलिकुलर मास निकालना है NaOH का। NaOH का मोलिकुलर मास निकालो, कैसे निकालोगे, सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ऐसे निकालते हैं मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास निकालेंगे, हमारे पास आएगा इसका 50 ग्राम। ठीक है, तो 40 ग्राम के अंदर 1 मोल का मास होता है 40 ग्राम। हमें बताना है कि 160 ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो मोल्स निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ओके, गिवन मास हमें कितना दे रखा है 160 ग्राम और मोलिकुलर मास कितना है हमारे जिसका मोल्स निकालने हैं 40। तो हम इसका यदि निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 4। तो 160 ग्राम NaOH में कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, 4 मोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मोल के अंदर हमें पता है 40 ग्राम होते हैं, तो 160 में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। समझ आया। चलो, ये था बहुत ही इजी सा क्वेश्चन मोल कंसेप्ट पे बेस। आगे चलते हैं और देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि 1 एटम का, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, नॉट 1 एटम, ऑक्सीजन का यदि मैं बात करूं एटॉमिक मास, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 ग्राम। ठीक है, और इस 16 ग्राम के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। यही बात करी थी हमने। ठीक है, ये सब चीजें याद होगी, प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि हाइड्रोजन के ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल क्या होता है, 1 मोल का मास होता है उसके ग्राम मोलिकुलर मास के लिए। पढ़ा था ना, 1 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे, 1 मोल। उसके अंदर एटम्स कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ये सब हमने स्टडी की थी। ठीक है, तो वही है, वही चीज लिखी है कि ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 ग्राम है। ठीक है, और उसका ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं सिर्फ, और उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटॉमिक मास है। हमें 1 एटम का मास चाहिए, तो 1 एटम का ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कैसे निकालेंगे, 1 एटम का मास हम निकालेंगे, हमारे पास में गिवन मास, ठीक है, और इस मास के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में अप्रोक्स आंसर आएगा 2.657 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास आ जाएगा। ठीक है, अब इससे एक फॉर्मूला और निकला हमारे पास में, वो क्या है कि यदि हमें कभी भी किसी एटम के मास पूछ लिया जाता है, कि सिर्फ एक एटम का मास पूछ लिया जाता है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम इस तरीके से निकालेंगे, 1 एटम का मास इज इक्वल टू उसका एटॉमिक मास उस एटम का डिवाइड बाय Na। ठीक है,
Na आपको पता है क्या है, एवोगाड्रो नंबर, और उसकी वैल्यू हम लोगों को पता है, तो आपके पास में आ जाएगा आंसर। उसी तरीके से सेकंड है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब सेकंड का आंसर देखते हैं, हम करते हैं आंसर नंबर सेकंड। हमें निकालना है 1 मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल का मास होता है 32 ग्राम, ठीक है, जिसके अंदर एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो जैसे हमने 1 एटम का मास निकाला है, वैसे ही सेम उसी पैटर्न से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल का। कैसे निकालेंगे, 1 मॉलिक्यूल का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा ऑक्सीजन के। क्लियर है ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ तक सबको। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है हमें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ईच H2SO4, H2SO3, SO2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये कि आपके ऑक्सीजन एटम्स के और सल्फर एटम्स के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं इस 1 मोल ईच में, ठीक है। तो हमारे पास में ये सब 1 मोल गिवन है, H2SO4 का गिवन है, H2SO3 का गिवन है और SO2 का गिवन है, ठीक है। अब H2SO4 में सल्फर का कितना मोल होगा, सिंपल सी बात है, 1 है तो 1 मोल ही प्रेजेंट होगा इसका। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 4 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल सल्फर। इसी तरीके से इसमें कितना हो जाएगा, हमें दे रखा है ऑलरेडी कि 1 मोल है ये, तो 1 मोल में उतने ही एटम्स उतने ही प्रेजेंट होते हैं जितने गिवन होते हैं, जितने दिख रहे हैं हमें, ठीक है। सल्फर के अंदर इसमें कितना प्रेजेंट है, सल्फर 1, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अंदर सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितना है, इसके अंदर 2 ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से सल्फर और ऑक्सीजन के मोल्स प्रेजेंट है जो आपके पास में गिवन थे कंपाउंड्स उसके अंदर। समझ आया, चलो ये था बहुत ही इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं और देखते हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या है, पढ़ते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं 1.6 ग्राम मीथेन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो सबको पता है, हो कितना क्या होता है, CH4, ठीक है। हमें मीथेन का फॉर्मूला पता चल गया, CH4 होता है। अब हमें 1.6 ग्राम मीथेन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मीथेन का मोलिकुलर मास निकालते हैं। डायरेक्ट CH4 लिखे, CH4 का मोलिकुलर मास निकालो। कार्बन का कितना होता है मास, 12, हाइड्रोजन का 1, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आपके पास में क्या आएगा, 12 + 4 = 16 ग्राम। अब हमें ये चीज पता है कि 16 ग्राम मीथेन में 1 मोल प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 मोल का मास कितना है, 16 ग्राम है। 1 मोल मीथेन का मास कितना है, 16 ग्राम है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, यदि आप रिमाइंड करते हैं इन सब चीजों को, तो है ना। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि 16 ग्राम CH4 में कितने मोल्स है, 1 मोल है, सही बात है। तो 1.6 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे CH4 के, 0.1 मोल हो जाएंगे, सही बात है। अब हमें पता है कि 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मान लो, एटम्स मान लो, आयंस मान लो, जिसकी भी हमें नीड है वो प्रेजेंट होते हैं। ये बात हम लोगों को अच्छे से पता है 1 मोल में। तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा, 0.1 मोल में हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, कोई भी टफ है इसमें, बिल्कुल सिंपल। मैंने क्या किया है, 16 ग्राम में निकाला, फिर उसको 1.6 ग्राम में कन्वर्ट किया, ठीक है। जस्ट 0.10 से डिवाइड किया, ये समझ लो सबको, ठीक है। आगे समझ में, अब ये हो गया। इसके बाद में अब हमें क्या देखना है, क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में, ठीक है। इसका मतलब हमें पता चल गया 1.6 ग्राम मीथेन में 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब हमें 1 मॉलिक्यूल का यदि
मीथेन के 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पता चल जाए तो हम इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल कितना है, CH4। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स है। देखो कार्बन के अंदर कितना होता है, 6। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 6.022 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आंसर है आपका वो क्या है, उतने मॉलिक्यूल्स, उतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन CH4। क्या क्लियर है सबको, कैसे किया, कोई भी डाउट है इसमें? चलो तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेपर डेंसिटी एंड इट्स रिलेशन टू रिलेटिव मोलिकुलर मास। वेपर डेंसिटी क्या होती है और उसका रिलेटिव मोलिकुलर मास से क्या रिलेशन है वो हम लोगों को देखना है। ओके, तो सबसे पहले देखो वेपर डेंसिटी क्या है। वेपर डेंसिटी की यदि मैं बात करूं तो आपके पास में कोई भी वॉल्यूम है, कोई भी गैस है, उसका मास है, उसको यदि हम रिलेट करते हैं हाइड्रोजन के मास से सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन के अंदर, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिलेटिव वेपर डेंसिटी बोल देते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, किसी भी गैस के मास को किससे रिलेट करना है, हमें हाइड्रोजन के मास से रिलेट करना है। ठीक है, तो वो जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी बोलते हैं। देखो क्या है, वेपर डेंसिटी एंड इट्स रिलेशन टू रिलेटिव मोलिकुलर मास। द रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज द रेशियो बिटवीन द masses of equal volume of gas and hydrogen under the same condition of temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर की क्या होनी चाहिए, सेम कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, देखो रिलेटिव वेपर डेंसिटी, मास ऑफ वॉल्यूम V ऑफ द गैस अंडर सिमिलर कंडीशन, मास ऑफ वॉल्यूम V ऑफ द हाइड्रोजन गैस अंडर सिमिलर कंडीशन, इसको ही हम क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। मतलब सिमिलर कंडीशन होनी चाहिए, सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे डिपेंड, कैसे वेरी करती, कैसे रिलेट करती है मॉलिक्यूलर मास से, वो देखना है हम लोगों को। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में बी सब्स्टिट्यूटेड बाय मॉलिक्यूल्स। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम होती है वो मॉलिक्यूल से सब्स्टिट्यूट हो जाती है। कैसे होगी, देखो रिलेटिव वेपर डेंसिटी, वहां पे क्या था, मास ऑफ V वॉल्यूम ऑफ गैस था, यहाँ पे क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 2। ठीक है, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं मतलब 2 एटम्स के मास की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम 2 एटम्स ले रहे हैं तो हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से करो और इधर भी 2 से करो। ठीक है, अब हाइड्रोजन के एटम का हमें मास पता है कितना होता है, 1। तो मैं इसको इधर नीचे बताती हूँ आप लोगों को। देखो ये क्या था, 2 इंटू रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, डिवाइड, हमारे पास में क्या था, मास ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 2, एक एटम का कितना होता है, 1 एटॉमिक मास हमें पता है, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 2 से, ये 2 से 2 गया, क्या बचा, 2 इंटू रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, तो यही रिलेशनशिप होता है आपकी वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में। ठीक है, देखो सपोज आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है, उसकी वेपर डेंसिटी गिवन है कितनी, 2, और आपको उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे निकालोगे, 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर मास आ गया 4, क्योंकि हमें पता है ये रिलेशन होता है वेपर डेंसिटी का। क्या काम आएगी, समझ आया? अब देखो क्या है, molecules of hydrogen atom contain 2 atoms by multiplying both side by 2। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये सब चीज आ गई, ये आ गया आपका रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है,
द रिलेटिव वेपर मोलिकुलर मास ऑफ गैस और वेपर इज ट्वाइस इट्स वेपर डेंसिटी। ठीक है, अब ये चीज आपको क्या करनी है, बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आगे चल सकते हैं, चलो अब देखो क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है आपको। द रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस क्लोरीन इज 35.5। हमें वेपर डेंसिटी दे दी क्लोरीन की कितनी, 35.5। हैंस इट्स रिलेटिव मोलिकुलर मास वुड बी, आपको इसका मोलिकुलर मास पूछ रहा है। हमें पता है रिलेशन 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास, यही होता है। तो हम क्या कर देंगे, हमें वेपर डेंसिटी गिवन है 2 इंटू 35.5 इज इक्वल टू मोलिकुलर मास। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 71.0 आपके पास में क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास। ठीक है, तो यही है वेपर डेंसिटी और मोलिकुलर मास के अंदर रिलेशन, जो आपके आगे क्वेश्चंस में क्या होगा, काम आएगा, हमें अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और करते हैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो क्या क्वेश्चन दिए हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.8 ग्राम ऑफ N2 एट STP। आपके 2.8 ग्राम N2 की STP पर क्या करनी है, क्या करना है हमें, 2.8 ग्राम N2 की STP पर वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाइड करनी है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, यदि आप लोगों को पता है थोड़ा सा भी, तो क्या पढ़ा था हमने कि नॉर्मल यदि हम किसी गैस की बात करते हैं तो उसकी STP पर वॉल्यूम कितनी होती है, नॉर्मल किसी भी गैस की STP पर वॉल्यूम होती है कितनी, 22.4 लीटर। ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए, किसी भी गैस की नॉर्मल बात करें तो STP पर उसकी वॉल्यूम होती है इतनी। ठीक है, अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, mm लिख रही हूँ मैं। नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास यदि हम निकालते हैं तो वो आपके पास में आएगा 28 ग्राम। ठीक है, नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास 28 ग्राम होता है, ये 1 मोल का मास है। ठीक है, इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इतने एटम्स का वॉल्यूम कितनी होती है STP पर, 22.4 लीटर। हमें निकालनी है 2.8 ग्राम की STP पर क्या होती है, वॉल्यूम कितनी होती है। ठीक है, अब देखो 28 ग्राम की नाइट्रोजन की STP पर वॉल्यूम हुई कितनी, 22.4 लीटर। 1 ग्राम की कितनी हो जाएगी, 22.4 डिवाइड बाय 28। ठीक है, तो हमें निकालनी है 2.8 ग्राम की, तो 2.8 ग्राम की कितनी हो जाएगी, 22.4 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई 2.8 ग्राम, क्या यही होगी। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करो, 28 से 28 गया, इधर लगाओगे तो आपका आंसर आएगा 2.24 लीटर। तो ये 2.24 लीटर्स STP पर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 2.8 ग्राम नाइट्रोजन। क्या क्लियर है, इजी था क्वेश्चन। इसे अच्छे से समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, और चीजें सारी वही है जो हमने सीख रखी है पहले से। ठीक है, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन कैसे हुआ। चलो आगे चलते हैं और करते हैं अपना दूसरा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े पहले। What volume of oxygen is required to completely burn a mixture of 2 to 4 centimeter cube of methane and 112 centimeter cube of hydrogen at STP to produce steam and carbon dioxide? सबसे पहले ये पूछ रहा है कि कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है कंप्लीटली बर्न करने के लिए, किसको, मीथेन और हाइड्रोजन को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनको बर्न करवा के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम हो गया, हमें क्या करना है, इनको बर्न करवाओ। अब मैंने तुम लोगों को पहले भी बता रखा है कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट CO2 और H2O बनेगा। बनाओ, CH4 है, उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो हमें मिलेगा CO2 और H2O। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करो, इधर कार्बन 1 इधर कार्बन 1 बैलेंस, इधर हाइड्रोजन 4 इधर 2, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं हाइड्रोजन 4 हो जाएगा इधर, बिल्कुल। बट इधर ऑक्सीजन हो गई कितनी,
2 and 2 4 और इधर है 2, तो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, आपकी ऑक्सीजन भी कितनी आ जाएगी 4। तो ये जो आपकी रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है और आपकी ऑक्सीजन को मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने पर जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो रिएक्शन हमारे पास में है, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने गेलुसेक लॉ पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू गेलुसेक लॉ क्या मैं ये लिख सकती हूँ, 1 वॉल्यूम मीथेन 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वॉल्यूम ऑफ H2 बनाता है। क्या सबको याद आ रहा है ये जो हमने गेलुसेक लॉ पढ़ा था, ठीक है, कि जो भी गैसेस है वो रिएक्ट करती है, वो होल नंबर में रिएक्ट करती है उनके वॉल्यूम के, ठीक है। तो देखो 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन 2 वॉल्यूम से रिएक्ट कर रहा है, वो 1 वॉल्यूम CO2 और 2 वॉल्यूम क्या बना रहा है, H2O दे रहा है, ठीक है, रिजल्ट के अंदर। ये चीज मैंने लिख दी। अब आपके क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली बर्न ए मिक्सचर ऑफ 2 to 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, ठीक है। तो मीथेन का कितना वॉल्यूम है, 2 to 4 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन कितना ऑक्सीजन की वॉल्यूम रिक्वायर्ड करेगा, कितना ऑक्सीजन की वॉल्यूम बनेगी इससे, यहाँ पे 1 में है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बन रहा है, तो इधर 2 to 4 से कितना बनेगा, डबल कर दो, 2 to 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 844। कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगी ऑक्सीजन की, 448 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से इसकी CO2 की कितनी हो जाएगी, 224 सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की कितनी हो जाएगी 448 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो था मीथेन के बर्न का। मीथेन को यदि हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कितनी क्या वॉल्यूम मिलेगी किसके साथ में, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के बर्न का भी पूछ रहा है, तो अब वो रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। अब देखो मैंने हाइड्रोजन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको सिर्फ मिलता है H2 वाटर स्टीम, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 2 है, इधर कितना है ऑक्सीजन 1, तो इधर मैं 2 लगाती हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो 2 है लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो इधर भी 2 लगा दो आप। क्या आप देख सकते हैं रिएक्शन अपनी बैलेंस्ड है। अब उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू गेलुसेक लॉ 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का कितने 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर देता है, H2O देता है, ठीक है, समझ आया ये। अब देखो यदि मैं बात करूं तो हमें 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन की वॉल्यूम दी हुई क्वेश्चन में, तो ये 112 सेंटीमीटर क्यूब से रिएक्ट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोजन, और इसका 2 है तो इसका 1 वॉल्यूम है, इसका 112 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ कर दो, हाफ करोगे तो कितना आएगा इसका 56 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसका 2 है तो इसका भी 2 है, तो इसका सेम आ गया 112 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ H2। तो ये तो हमने वॉल्यूम्स निकाल ली, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कितनी रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीटली बर्न करने में, दोनों को बर्न करने में। एक को बर्न करने में पूछता तो हम डायरेक्ट बता देते 448 सेंटीमीटर क्यूब, बट हमसे पूछ रहा है कि दोनों को कंप्लीटली बर्न करने में कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो मीथेन को बर्न करने में तो इतनी ऑक्सीजन की वॉल्यूम चाहिए हमें, और हाइड्रोजन को करने में इतनी चाहिए, इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या हमारे पास में आ जाएगा, करो क्या है, टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड, टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी, देखो 448 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 56 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आप इसको ऐड करोगे, ऐड करते हो तो आपके पास में आंसर आएगा 504 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो टोटल वॉल्यूम है ऑक्सीजन की कंप्लीटली बर्न करने में इन दोनों को कितनी रिक्वायर्ड होती है, 504 सेंटीमीटर क्यूब। क्या क्लियर है कैसे हुआ, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ द स्टीम फॉर्म्ड इज कंडेंस्ड टू वाटर फाइंड द मास ऑफ वाटर सो फॉर्म। यहाँ पे ये स्टीम बनी है हमारे पास में, ठीक है, देखो, और इसको हाइड्रोजन को बर्न करने में हमारे पास में ये स्टीम बनी। इन दोनों स्टीम को यदि हम कंडेंस करते हैं तो ये वाटर की फॉर्म में आएगी। अब इस वाटर का हमें मास निकालना है,
ठीक है, इस वाटर का मास फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इन दोनों की वॉल्यूम निकाल लो कि टोटल वॉल्यूम कितनी है। कैसे निकालोगे, दोनों की ऐड कर दो, इसकी 448 है और इसकी 112 है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखो क्या है, टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम किसकी, इस टीम की। क्या हो जाएगी, ऊपर 448 सेंटीमीटर क्यूब था और नीचे वाले की थी हाइड्रोजन में 112 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 560 सेंटीमीटर क्यूब। यह आपके पास में है टोटल वॉल्यूम। बट हमें चाहिए उस वाटर का मास जो कंडेंस कर लिया है हमने स्टीम से। ठीक है, अब हमें उसका मास निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो ये तो हमारे पास में इसकी टोटल वॉल्यूम स्टीम की। ठीक है, हमें पता है कि एसटीपी पर वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसका यदि मैं मोलिकुलर मास की बात करूं तो कितना होगा, 18 ग्राम। देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो हुआ ना 18। इस तरीके से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18 ग्राम होता है वाटर का मोलिकुलर मास। वाटर का मोलिकुलर मास हमने निकाल लिया। हमें चाहिए कि वो जो वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड थी, ठीक है, जो वाटर हमारे पास में बना स्टीम से कंडेंस्ड होगी, उसका मास क्या है उस कंडीशन में। ठीक है, एक वाटर के मोलिक्यूल का मास होता है 18 ग्राम। हमारे पास में 18 ग्राम किसका मास है, 1 मोल का मास है, हमें पता है। ठीक है, इसके अंदर मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 और इसका एसटीपी पर वॉल्यूम कितनी होती है, एसटीपी पर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 22400 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर में होती है 22.4 लीटर। पता है, जस्ट अभी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं हम। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर का मास है, उसका एसटीपी पर वॉल्यूम है 22400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें पता है हमारे पास में 560 सेंटीमीटर क्यूब की क्या है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, 18 का इतना है तो 560 का कितना होगा, 22400 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है वॉल्यूम का वाटर का, 18 ग्राम। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, 22400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर एट एसटीपी वेज मास कितना है, 18 ग्राम। ठीक है, तो 1 वॉल्यूम का कितना हो जाएगा एसटीपी पर, 18/22400 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें किसका निकालना है, 560 सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है। तो 560 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना हो जाएगा, 18, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 560 सेंटीमीटर क्यूब से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको पूरे को सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आएगा 0.45 ग्राम। तो समझ में आया कैसे करते हैं क्वेश्चंस, क्लियर हुआ, एक दूसरे से लिंक है। थोड़ी बहुत चीज़ें यदि आपके बेसिक क्लियर है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े, तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, यहाँ तक सबको सब कुछ समझ आ गया। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे। वेपर डेंसिटी का हमने देखा कि वेपर डेंसिटी क्या होती है और उसका रिलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है मोलिकुलर मास से। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वेपर डेंसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।